बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, आज हमारे साथ हैं सचिन अम्बेडकर जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा काफ़ी समय देते हैं, ज़मीनी स्तर पर भी लगातार संघर्ष करते रहते हैं और कई आंदोलन को इन्होंने जो कि अंजाम दिया है और समाज पर हुए उत्पीड़न की आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि निजीकरण जो सरकार ने लागू किया है, इस पर सचिन अम्बेडकर जी क्या अपनी राय रखना चाहेंगे। सचिन अम्बेडकर जी, आपका हमारे चैनलों में स्वागत है। आप अपनी राय रखिए निजीकरण के बारे में, क्या कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और यहाँ पर एक कदम भीम मिशन यूट्यूब चैनल विशाल कुमार जी और नेक्स्ट पीएम बहुजन यूट्यूब चैनल अनुज कुमार जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। तो विशाल भाई, मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो क्वेश्चन किया है निजीकरण, तो निजीकरण को लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, इस निजीकरण का सबसे पहले विरोध बाबा साहब ने किया था, क्योंकि वो जानते थे कि जो एक प्राइवेट कंपनी होती है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, जो एक प्राइवेट कंपनी होती है वो किसी भी वर्कर को रख सकती है और किसी को भी निकाल सकती है। तो जब प्राइवेट कंपनी सवर्ण लोगों के हाथ में होगी तो अधिक से अधिक फ़ायदा अपने समाज के लोगों को देने का काम करेंगे। तो वहाँ मतलब दूसरे रूप में मैं अब आता हूँ कि जहाँ हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो वहाँ प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। तो जहाँ हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान जो साथी हैं वो उन कंपनियों में लग नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब है हमारे जो बहुजन समाज है वो अत्यधिक बेरोजगार होती चली जाएगी। इसलिए हमें इस निजीकरण का विरोध करना चाहिए साथियों। सर, हमारा जो दूसरा आखिरी सवाल ये है कि आप जो निजीकरण का विरोध किस प्रकार से करो, किस तरीके से सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाओ कि हम निजीकरण का विरोध कर रहे हो, इस कानून को आपको वापस लेना चाहिए। हमारा ये आखिरी सवाल, दूसरा सवाल है आपसे, किस तरीके से विरोध करेंगे। किस तरीके से विरोध करेंगे? देखो विशाल भाई, समय थोड़ा पीछे से बोलना स्टार्ट करूँगा मैं कि जब 2017 में हम चुनाव हारे थे और मनुवादियों की जब सरकार आई 2017 में इस यूपी राज्य में और 2014 में केंद्र में आई थी, तो हम लोगों ने विरोध किया ईवीएम का। ठीक है साथियों, सरकार उनकी आ चुकी थी और अब भी है। हम अब उनका विरोध कितना भी करें, कितना भी सड़क पर उतर आएं, हमारे लिए फैसला बदलने वाला कोई नहीं है। ये आप कंठस्थ से लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, आईएएस से लेकर चपरासी तक उनके लोग बैठे हुए हैं, चुनाव आयोग में उनके लोग बैठे हुए हैं। जी, हमारा आपने जो अभी जो आपने ये बोला कि हम चाहे कितना भी विरोध कर लें, सड़कों पर उतरें, चाहे कुछ भी कर ले, पर ये फैसला नहीं बदलेगा, तो फिर कैसे बदलेगा? मैं विशाल भाई, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो हमने फिर ईवीएम का जब विरोध किया, खूब विरोध किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें हमारे कई साथी, नौजवान साथी मारे गए। कई सारी पार्टियों ने ईवीएम का विरोध एक दिन किया, फिर वो भी बंद हो गई। साथियों, ये लिख लेना, मान्यवर साहब और बाबा साहब जो कह गए और जो लिख गए, उससे परे और उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। मान्यवर साहब ने कहा था कि हर परेशानी का हल, हर सुख का दरवाजे का जो चाबी है वो सत्ता है। जब तक बहुजनों के हाथ में सत्ता नहीं होगी, आपकी परेशानी का पूर्ण रूप से हल कोई नहीं कर सकता। आप राजा होंगे, आप शासक होंगे, आप पीएम और सीएम होंगे, तो आप अपनी परेशानियों का हल खुद निकालोगे और खुद अपनी समाज के लिए वो मुकाम और वो एक समाज, वो एक समय बना के दोगे जिससे कि वो फिर कभी इन चंगलों में ना आ सकें, फंस सकें। हमारा एक और आखिरी सवाल है, ये निजीकरण अगर लागू हो गया, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान SC ST OBC वर्ग के व्यक्तियों को होगा या सभी को होगा? देखिए विशाल भाई, इससे सर्व समाज का ही
सर्व समाज पर ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरल कास्ट में भी कुछ ही परसेंट लोगों के पास इस देश की 70% जो इकोनॉमी जो होल्ड करते हैं और 90% ज़मीन होल्ड करते हैं और व्यवसाय पर 95% होल्ड करते हैं। कुछ ही परसेंट जनरल कास्ट के लोग, ऐसा नहीं है जनरल कास्ट के लोगों में गरीब नहीं है या वो उत्पीड़ित नहीं होते या फिर उनको जो है उनके साथ अत्याचार नहीं होते, सबके साथ होते हैं। मगर इस निजीकरण का जो दौर है, इसका जो कानून जो अगर वापस लेना है तो आपको अपनी सत्ता लानी होगी। और साथियों, मैं एक और चीज़ बताऊं आपको कि निजीकरण का उदाहरण जीते जी ये है कि लॉकडाउन में जो बाबा साहब ने संविधान में 12 घंटे का जो कार्यकाल था उसको घटाकर जो 8 घंटे का कार्यकाल आप लोगों को अपनी मेहनत से जो आपको दिया था, वो इस लॉकडाउन में फिर दोबारा से 12 घंटे कर दिया गया। साथियों, ये निजीकरण का रूल है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते या इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में नहीं ला सकते। साथियों, जहां निजीकरण की बात होगी वहां संविधान सिकुड़ के अपने एक छोटे से दायरे में रह जाएगा। अगर आपको इस देश का संविधान बचाना है तो इस निजीकरण का और माननीय मोदी जी के द्वारा लिए गए प्रत्येक फैसले का विरोध करना होगा, क्योंकि इनका लिया गया कोई भी फैसला इस देश के सर्व समाज के लोगों व बहुजन समाज के लोगों के लिए हित में नहीं है। साथियों, इन्होंने हमारा जो आखिरी सवाल ये है, जो सरकार लगातार बेतुके फैसले बेतुके बयान दे रही है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? मैं विशाल भाई यही कहना बोल रहा था कि इस देश की जो मनोवादी ताकत, मनोवादी सरकार, क्या आप ये समझते हैं कि इससे जनरल कास्ट के लोग परेशान नहीं हैं? आए दिन यूपी में जो ब्राह्मणों के मर्डर हो रहे हैं, क्या वो लोग दुखी नहीं हैं? बहुत दुखी हैं साथियों। और क्योंकि दलितों पे हो रहे उत्पीड़न के ऊपर कोई नहीं, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इस समय बोल नहीं रही, चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि जानते हैं कि ये लोग तो पहले से दबे हुए आए हैं, इन्हें दबाते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है। 2022 में और फिर 2024 में यही दलित इस देश पर राज करेंगे, क्योंकि अगर ये सत्ता में नहीं आए तो इनका बाबा साहब के दिया हुआ संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़त्म करने का प्रारूप इन लोगों ने बना लिया है। रिजर्वेशन जो संविधान के तहत हर सरकारी नौकरी में देना ज़रूरी है, तो इसलिए इन्होंने सरकारी वैकेंसी ख़त्म कर दी, तो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। जितनी सरकारी चीज़ें थी जैसे रेलवे, डाकघर, बिजली विभाग, LIC, ये सब चीज़ें ये प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये अपनी मनमर्जी से लोगों को लगा सकें। सरकारी एक आदमी जब किसी विभाग में 50,000 की नौकरी पर है, उसी को निजीकरण करके ये 10 या 15,000 की उसी पोस्ट पर ये व्यक्ति को बैठा सकते हैं। ये निजीकरण से इनको लाभ होने वाला है। साथियों, आप खुद बताइए कि LIC घाटे में थी। अगर LIC घाटे में, सीधा सीधा सवाल है, LIC घाटे में है तो प्राइवेट लोग उसको क्यों खरीद रहे हैं? अगर रेलवे घाटे में हैं तो प्राइवेट लोग उसे क्यों खरीद रहे हैं? जबकि प्राइवेट व्यक्ति किसी भी चीज़ को मुनाफे के तौर पर खरीदता है। तो आप इन सरकारी जितनी भी LIC से लेकर रेलवे से लेकर जितनी भी चीज़ें, इन्हें इसलिए बेच रहे हो क्योंकि आप निजी तौर से अडानी, अंबानी, इन लोगों को फ़ायदा देना चाहते हो। अभी आपने जो एक साफ सीधी बात बोली, ये लगातार बेचना, क्या ये सरकारी कंपनियों को सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है, संभाल नहीं पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार संभाल नहीं पा रही है। देखिए, एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2014 के बाद मुझे बताइए कि मोदी सरकार ने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, मुझे बताइए एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो। साथियों, जब 2014 में इनकी सरकार आई थी तो खुले तौर पर पता चला था 3,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी जी ने खर्च किए थे प्रचार प्रसार में। तो जो व्यक्ति खर्च कर रहा है तो वो फ़ायदा लेगा। जब वो फ़ायदा लेगा तो सरकार किसी न किसी रूप में उसको, जैसे BSNL जो 9 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इस इंडिया में, वो आज 90,000 करोड़ में बिकने के लिए मजबूर है। साथियों,
क्यों मजबूर है? क्योंकि इस देश में केवल BSNL की ही ज़मीन के अंदर लाइनें बिछी हुई हैं। तो कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को बेच कर ये प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हो, क्योंकि ये उन लोगों का सीधे तौर पर फ़ायदा कराना चाहते हैं जिन्होंने इनके चुनाव में पैसा खर्च किया था। जैसा कि इन्होंने पूर्व में जब इनकी सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, तो इन्होंने लाल किले से जो है ऐलान किया था कि जैसा कि लोग कहते हैं कि हम जो है रेलवे का या और भी संस्था हैं उनका प्राइवेट जो है उनको जो करेंगे, इन्होंने मना किया था कि हम जो है सरकार, हमारी बीजेपी सरकार कभी भी भविष्य में इन सभी संस्थाओं को जो है प्राइवेट नहीं करेगी, पर ये उन कामों कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अनुज भाई, 2014 में सत्ता में आने से पहले किए गए प्रत्येक वादे, प्रत्येक इनके घोषणा पत्र का एक भी शब्द मुझे बताइए जिस पर इन्होंने अमल किया हो। जैसे 15 लाख, जैसे हर साल 2 करोड़ रोजगार, जैसे हम देश को बिकने नहीं देंगे, जैसे हम इस देश को मेक इन इंडिया के नाम से इस विश्व में उसका जो है एक ब्रांड बनाएंगे। तो अनुज भाई, इन्होंने एक भी अपने मुद्दे पर ये खरे नहीं उतरे। और सबसे पहली बात कि 2014 में सरकार आने से पहले जो इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, आपने देने की जगह इस देश में रोज़गार छीनने का काम किया। सरकारी नौकरी निकालना बंद कर दी आपने। जितने भी जो दलित स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप से लेके जितनी भी चीज़ें हैं उनको सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती थी, वो सारी बंद कर दी। तो आप किस समय का आप इंतजार कर रहे हो कि आपका कोई भला करने आएगा साथ? आज जो हमारे भाई थे सचिन अम्बेडकर जी ने, सोशल एक्टिविस्ट थे, ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले थे, आज उन्होंने निजीकरण को लेकर और कई अन्य अहम मुद्दों पर वार्तालाप की। आप इन्होंने जो अपनी राय रखी है, आप इस पर अपनी राय रखकर सचिन भाई ने जो अपनी बात रखी है इसका ये बताएं, सचिन भाई ने जो कहा है वो सही या गलत। आप अपनी कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी इस देश में गिने जाते हो। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो नेक्स्ट PM बहुजन एंड एक कदम भीम मिशन की और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में 2 घंटी को बस दबाएं। लगातार हम आपकी आंखें खोलते रहेंगे। जिस तरीके सरकार काले कानून ला रही है उसका पर्दाफाश बहुजन समाज के युवा किस तरीके से करते हैं वो आपके बीच लेकर आते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। आप सभी साथियों को अनुरोध है कि एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट PM बहुजन यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहें, वीडियो शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, क्योंकि साथियों आपके अपने इन यूट्यूब चैनलों को जब तक आप अपना प्यार नहीं बरसाओगे, इनका हौसला बुलंद नहीं करोगे, तब तक आपके पास सच की घटना, सच्ची घटना आप तक नहीं पहुंच पाएगी। साथियों, इन्हीं बातों के साथ विराम चाहूँगा। क्रांतिकारी जय भीम।